हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए देखते हैं। आइए। देखिए लास्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, यही चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। और आपको बताए थे कि कंट्री के अंदर आजादी के बाद कंट्री को डोमेस्टिक लेवल पर स्ट्रांग करने की बात चल रही थी। और इसके लिए हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए हम 5 प्लान लेकर आए थे। फिर उसके पहले पढ़े थे कि डेमोक्रेटिक चैलेंज को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्शन पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बन जाता है, एक लैंडमार्क बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे कदम क्या उठाए जा रहे थे, डोमेस्टिक पॉलिसीज को मजबूत बनाने के लिए, डोमेस्टिक लेवल पर कंट्री को मजबूत बनाने के लिए चल रहे थे। उसी वक्त कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए भी पहल किया जा रहा था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक और पोर्टफोलियो यानी एक और पोर्टफोलियो अपने पॉकेट में रखा था, जिस पोर्टफोलियो का नाम था फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। यानी वो विदेश मंत्री भी थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही विदेश मंत्री भी थे। अब उन्होंने विदेश मंत्रालय अपने हाथ में संभाल कर रखा था और उसके बाद उन्होंने भारत का संबंध दूसरे देशों के साथ बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया। इस संदर्भ में हम देख चुके हैं जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, उसको हम बोलते हैं नेहरूवियन पॉलिसी। आवाज ज्यादा आ रही है? ठीक है, कम कर देते हैं। अब ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि नेहरू जी की जो पॉलिसी थी उसको कहा गया नेहरूवियन पॉलिसी, और इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया। कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहले कि हमने जो हार्ड अर्न, जो मेहनत से कमाई सॉवरेंटी, उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे। तो प्रिजर्व, यही पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेंटी। सही है। सेकंड, टू इंटीग्रिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड थर्ड वाज to promote economic development. तो नेहरू जी का ये पॉलिसी था, इसको बोलते हैं नेहरूवियन पॉलिसी। नेहरू के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया पॉलिसी था उसको बोला गया। लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को या एक्सटर्नल पॉलिसी को शेप किए थे या एक्सटर्नल रिलेशंस को शेप किए थे। इसमें था सिक्योरिटी की रीजन था, कोल्ड वॉर भी रहा। तो हमने अपना फॉरेन पॉलिसी कुछ चीजों से गाइडेड होकर बनाया, हमें कुछ चीजों ने क्या दिया, एक्सपीरियंस दिया, और उन चीजों को हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते चले गए और हमारा फॉरेन पॉलिसी शेप होता रहा। ठीक है, और फिर पढ़े थे कि फॉरेन पॉलिसी को हम 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे उन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे चाइना आपको लेकर, और पाकिस्तान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, इनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इनके साथ क्या संबंध है। फिर पढ़ेंगे एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में कुछ जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, उसको फिर जोड़ेंगे सेकंड बुक से भी आपको। और थर्ड वाला जो था, हाँ, कि ग्लोबल लेवल पर देखेंगे कि बड़े बड़े कंट्रीज उनके साथ हमारा क्या संबंध रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पर हमारा क्या स्टैंड रहा था।
ग्लोबल लेवल पर दो कैंप्स थे, एक था अमेरिका वाला कैंप और दूसरा था, हम आजादी के बाद उस ग्लोबल एटमॉस्फेयर में अचानक से सांस लेते हैं, जिस ग्लोबल एटमॉस्फेयर में क्या था, द्वंद्व चल रहा था, यानी दो कंपटीशन चल रहा था दो बड़े बड़े महादेशों के बीच में या बड़े कंट्रीज के बीच में। एक था अमेरिका वाला और गुट, और दूसरा था यूएसआर वाला गुट, जिसको कहते हैं फेज ऑफ कोल्ड एरा। कोल्ड एरा का युग था वो, जिसमें ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाला कौन कौन सा फैक्टर था। तो हम देख चुके हैं, पहला कौन था, कोल्ड वार था, कोल्ड वार था। दूसरा कौन था, द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सिक्योरिटी रीजंस भी एक रीजंस रहे थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी तो टेक्निक हो गया, कोल्ड वॉर, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी रीजंस, इन सभी ने क्या किया। और एक कारण यह भी था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना, तो हमको दूसरे कंट्री के साथ में क्या चाहिए था, हाँ ठीक है, इसके साथ में करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी रीजंस हो गए, और क्या था, डिप्लोमेसी वाज ए टेक्निक, डिप्लोमेसी तो टेक्निक था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो लिमिटेड रिसोर्स था उसको एक्सपैंड करना था हमको, ठीक है। तो ये भी एक रीजन थे कि जो लिमिटेड रिसोर्स होंगे, और भी था, लिमिटेड रिसोर्स को क्या करना, तो एक्सपैंड करना, तो एक्सपैंड था लिमिटेड रिसोर्स। तो हमको क्या करना था, लिमिटेड रिसोर्स को एक्सपैंड करना था, क्योंकि हमारे कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो हमको और रिसोर्सेज चाहिए। उसी के संदर्भ में हम क्या करेंगे, अपना पॉलिसी सेट करेंगे। अब बात सोच के बताइए, हम उस कंट्री से अगर हमको तेल की जरूरत है, मान लीजिए ऑयल की जरूरत है, तो अपना रिलेशनशिप हम उस कंट्री से बनाएंगे जिसके पास तेल है, या उस कंट्री से रखेंगे जिसके पास तेल नहीं है। सीधी सी बात है, जिसके पास ऑयल है हम चाहेंगे उस कंट्री को अप्रोच करें, हम जैसे रशिया को अप्रोच करें, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, कंट्री को अप्रोच करेंगे और हम उसके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स जो थे, इसने हमको प्रमोट किया या हमको क्या किया, कन्विंस किया कि आपको बेहतर रिलेशनशिप किस कंट्री से बनाना है, जिस कंट्री की हमें जरूरत है, जो लिमिटेड रिसोर्स थे उसकी जरूरत थी हमें, इसलिए हमने उन कंट्रीज की तरफ देखा, उन कंट्रीज के साथ में बेहतर संबंध बनाया जो हमें ये दे सकते थे। जैसे अगर ऑयल की बात करें तो हमारे लिए कौन था, यूएसएसआर था, नजदीक वाला कंट्री, या इधर चले जाइए तो गल्फ कंट्रीज जो हो गए, इसलिए हम उनसे बेहतर संबंध बनाए। तो ये सब चीजें आपके फॉरेन रिलेशंस को आपको शेप कर रही थी, मतलब बना रही थी। तो भारत किसी दूसरे कंट्री के साथ में कैसा रिलेशनशिप रखे, ये काफी हद तक इन चीजों पर डिपेंड करता था, या कह सकते हैं कि ये शेप कर रहे थे, धीरे धीरे उसको आगे लेकर जा रहे थे। इसी में कॉन्टेक्स्ट में आगे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेहरू जी का विजन बहुत क्लियर था कि पहले सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल पर इंप्रूव करना है, जो काम कर रहे थे, और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने कद को या इंडिया के स्टेटस को ऊंचा उठाना है। अब अकेला इंडिया ही नहीं था जो उस वक्त इंडिपेंडेंट हुआ था, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज भी थे जो इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं एक कंट्री का, यूरोपियन कंट्री जिसका नाम था डच, वो इंडोनेशिया में आके रूल, जिसको आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के सिलेबस में, ठीक है। फॉरेस्ट्रियन कॉलोनियलिज्म एक चैप्टर था, उसमें पढ़े होंगे कि यहां जो इंडोनेशिया है वहां पर डच लोग रूल करते थे। तो जब डच रूल कर रहे थे, उनको हटाने के लिए वहां संघर्ष चल रहा था, और उस संघर्ष का वेलकम किसने किया था, नेहरू जी ने किया था, कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनको यहां से हटा देना चाहिए, यहां डच लोग को जाना चाहिए। उसी ढंग से साउथ अफ्रीका में, सबको पता है साउथ अफ्रीका में कौन सा सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, जिसमें काले और गोरे के बीच में भेद किया गया। तो अपार्थाइड सिस्टम को भी क्या कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे उसका। तो अभी एक चीज आपको बताते हैं यहां पर कि जो नेहरू जी की पॉलिसी थी ना, उसमें उसको एक टॉपिक के संदर्भ में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है एफ्रो एशियन यूनिटी। ये आपका टॉपिक है, एफ्रो एशियन यूनिटी। अब यहां पर देखिए दो आपको कंट्रीज मिलेंगे, एक एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया था, इंडोनेशिया था, बहुत सारे कंट्रीज थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो उस
नए नए आजाद हुए थे। अब उनके पास वही ऑप्शन था कि भाई वो ज्वाइन कर लें या तो अमेरिका वाला कैंप या तो यूएसएसआर वाला कैंप, क्योंकि कोल्ड वॉर का फेज था। अब इंडिया ने भी खुद तो इंडिपेंडेंट ज्वाइन किया नहीं किसी भी कैंप को, नैम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और बाकी कंट्रीज को भी कन्विंस किया कि आपको भी क्या करना चाहिए, नैम मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उसी ढंग से साउथ अफ्रीका भी संघर्ष कर रहा था। साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत से कंट्रीज थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उनको भी आजाद करने की बात चल रही थी और वहां भी नेहरू जी लीडर बन रहे थे। नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में कुछ जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम किसका था, कोलोनाइजेशन का था, जिसका विरोध किया गया। तो यहां पर नेहरू जी दो काम किए। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों को एक साथ लाए या इन दोनों के प्रॉब्लम्स को समझे और यहां पर दो काम किए। सपोर्ट किसका किए, डीकोलोनाइजेशन का। सपोर्ट डीकोलोनाइजेशन और अपोज किसको किए, अपोज किए कोलोनाइजेशन को या फिर कह सकते हैं रेसिज्म को। तो यहां पर दो स्टेप था। पहला था सपोर्ट किसको दिया जाए, तो सपोर्ट दिया जाए डीकोलोनाइजेशन को, यानी अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को आजाद करना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे या उसको होना चाहिए। जैसे डच वाले किसको छोड़ के जाएं, इंडोनेशिया को, तो दैट प्रोसेस वाज टर्म्ड एज डीकोलोनाइजेशन। भारत को छोड़ के गए अंग्रेज, उसको क्या बोलते थे, डीकोलोनाइजेशन। वो आए, कॉलोनी बनाए, दैट वाज कोलोनाइजेशन, उस प्रक्रिया को बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से वो छोड़ के जाएंगे कॉलोनी को कहलाएगा डीकोलोनाइजेशन। तो नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल क्लियर। नेहरू जी का कॉन्सेप्ट क्या था, यहां पर दो काम किया उन्होंने, सपोर्ट किया डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को और अपोज किया किसको, रेसिज्म को। रेसिज्म कहां चल रहा था, रेसिज्म कहां मेनली चल रहा था, साउथ अफ्रीका में चल रहा था। और कॉलोनाइजेशन आपको देखिएगा यहां पर डच लोग के लिए यानी इंडोनेशिया में। ठीक है, क्लियर है। तो एफ्रो एशियन यूनिटी को लाने में यानी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में ये पाए कि चाहे एशियन कंट्री हो या चाहे वो यूरोपियन, चाहे वो एशियन कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, अब वो इंडिपेंडेंट अगर हो रहे हैं तो उनके सामने प्रॉब्लम समान है, वो सब एक ही टाइप की प्रॉब्लम को फेस किए हुए हैं। ठीक है, आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट भी किया डिक्लेरेशन को और अपोज भी किया। इसी संदर्भ में आगे देखिए कि बहुत सी मीटिंग्स हुई थे। उसमें एक मीटिंग था बांडंग कॉन्फ्रेंस, किस ईयर में हुआ था, ईयर बताइए, 1955। 1955 में आगे पढ़िएगा कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कह सकते हैं या लीडरशिप कौन क्या किसने किया था, ये नेहरू जी ने किया था। उसमें से कॉन्फ्रेंस था बांडंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1955 में आया बांडंग कॉन्फ्रेंस। और यहां पर फाइनली क्या हुआ, सभी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज थे न्यूली इंडिपेंडेंट एशिया में और अफ्रीका में, उन सबको साथ में लाने की बात की गई और उनको कहा गया कि आपको नैम मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, ना कि उस वक्त हालांकि नैम स्टार्ट हुआ था 1961 में, मतलब उनको कहा गया किसी कैंप को ज्वाइन मत कीजिए। तो जब किसी कैंप को ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो तीसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, नैम होना चाहिए। तो नैम की पहली मीटिंग कब हो जाती है, 1961 में। ठीक है, तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर लिया कि वी आर नॉट गोइंग, किसी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को, चाहे वो अफ्रीका से हो या एशिया से हो, किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए इधर ऑफ द कैंप, ना अमेरिकन कैंप ज्वाइन करना चाहिए ना रशिया वाला कैंप। इसीलिए कहा गया इसको क्या ज्वाइन करना चाहिए, नैम ज्वाइन करना चाहिए 1961 में। ठीक है, क्लियर है। तो नैम 1961 में बनता है, इसमें ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी का अगुवाई रहा था और वो चाहते थे कि अभी फिलहाल सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी जितने इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ना, नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री, छोटी कंट्रीज, वो अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखे, वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करे। तो ये नेहरू जी की देन थी कि वो इस विजन से आगे बढ़ रहे थे। और फिर पढ़ चुके हैं कि नाम में क्या हुआ, उनको हेल्प भी मिला, बहुत से कंट्रीज आज साथ में आए और उन्होंने फिर क्या किया, एक अलग विजन बनाया। ठीक है, 5 कंट्री आए थे, यूगोस्लाविया था, इजिप्ट भी था इसके अंदर। ठीक है, इंडोनेशिया भी था। अभी देखिए इंडोनेशिया प्रॉब्लम फेस कर रहा था ना, इंडोनेशिया डच के द्वारा, तो ये भी था। ठीक है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज मिलकर क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें नेहरू जी भी अगुवाई किए थे। ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड किए थे।
आप देखिए, अभी तक आपको शुरू में बताए थे कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है हम 3 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नेबरिंग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए और कैसे हम धीरे धीरे उन कंट्री के साथ में रिलेशन बेटर या बेटर बनाए। दो ही चीज हो सकता था, या तो हम बेटर बनाएंगे या तो बेटर बनाएंगे। तो हम चाइना के साथ में रिलेशनशिप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चाइना के साथ में इंडिया का रिलेशनशिप कैसा रहा था? बेटर और बेटर दोनों रहा है, बेटर एंड बेटर दोनों रहा है। तो आपके बुक में क्या है? शुरू में बेटर रहा और बाद में धीरे धीरे बेटर हो गया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। तो बेटर कैसे हो गया हम कोशिश करते हैं समझने का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेबरहुड कंट्री, कि हम सबसे पहले कंट्री का एग्जांपल लेते हैं चाइना का और देखते हैं कि इंडो चाइना का रिलेशनशिप कैसा था, यानी इंडो चाइना या इंडो साइनो कहते हैं इसको, रिलेशनशिप कैसा रहा है। और हम देखेंगे कि इसके 2 फेज थे रिलेशनशिप के। एक था पीस वाला फेज, पीस फेज, और दूसरा था कॉन्फ्लिक्ट का फेज। तो चाइना के साथ में हम 2 फेज से गुजरते हैं। पहला वाला है पीसफुल फेज। पीसफुल फेज था जिसमें इंडिया और चाइना दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों अपने रिलेशनशिप को साथ लेके चल रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कंट्री के अंदर, जिससे रिलेशनशिप और खराब होता चला गया। और फाइनली 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, इसके बाद रिलेशनशिप पूरी तरह स्ट्रेंड हो गए, पूरी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो गया, और ज्यादा क्या हुआ, बद से बदतर होता चला गया 1962 के बाद में। और अभी तक आपको कंडीशन पता है कि नंबर 1 हमारे होम मिनिस्टर ने भी और डिफेंस मिनिस्टर ने भी चाइना को नंबर 1 एनिमी बताया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देकर। ऑफिशियली नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म पर बोला गया कि इंडिया का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। यानी रिलेशनशिप इस हद तक खराब हो चला कि हमने उसको नंबर 1 एनिमी मान लिया। तो हम देखते हैं पीस का फेज कौन था और कॉन्फ्लिक्ट का फेज कौन था। शुरू में चाइना के जो प्रीमियर थे लाई और हिंदुस्तान तो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इनके बीच में काफी अच्छा संबंध था। हमारे प्रधानमंत्री जब वहां जाते थे तो उनको काफी वेलकम या ग्रीट किया जाता था चाइना के अंदर में, और वहां के जब प्रीमियर यहाँ आते थे तो उनको बहुत ज्यादा ग्रेड किया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाता था। दोनों बहुत पॉपुलर लीडर थे अपने अपने जगह पर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहां तक नहीं था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी, ग्रीड भी करते थे दूसरे को लोग। उन इंडिया ने और चाइना ने आपस में अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। ओके, सो पंचशील एग्रीमेंट जो था ना, ये बहुत अच्छा चीज था। ये इसमें 5 अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे, ये सिद्धांत कह सकते हैं थ्योरीज दिए गए थे, इस पर दोनों लोग तैयार इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पंचशील कह सकते हैं ये थ्योरी था जी, पंचशील ये थ्योरी था जिसको दोनों कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। इसमें था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बिलीव करेंगे, किसी और के टेरिटरी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे करके उन्होंने 5 तरह के थ्योरी को एक्सेप्ट किया था दोनों कंट्रीज ने, चाहे इंडिया हो या चाइना हो। अब इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बाद में नेहरू जी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि चाइना कभी भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि इतनी मित्रता, इतना गहरा दोस्ती था इंडिया और चाइना में, ठीक है। और इन दोनों ने अलग से पंचशील थ्योरी को साइन किया था कि भाई हम कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काफी दोनों पॉपुलर लीडर थे, वहां के लीडर भी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ इज्जत पाते थे, रिस्पेक्ट पाते थे, हमारे लीडर भी वहां जाते थे। तो नेहरू जी का अपना एक कद था यहां पर। तो ये कहलाया पीस का फेज। पीस का फेज स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1954 में ये आपका पंचशील सिद्धांत पर एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। चल रहा है 4 साल के बाद पंचशील सिद्धांत में कहा गया कि कुछ कॉमन चीजें तय की गई, कुछ 5 सिद्धांत लिखे गए, 5 एग्रीमेंट लिखे गए जिसमें दोनों लोग राजी थे। उसमें क्या था कि देयर विल बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब यहां पर हम दोनों के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और पीसफुली रहेंगे, कहीं भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। फिर यह था कि हम एक दूसरे के टेरिटरी का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। उसी रंग से था कि हम पूरे एरिया में, यानी पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में कभी भी
किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देंगे और ना बढ़ने देंगे, ऐसे करके उन्होंने सिद्धांत साइन कर रखा था। तो नेहरू जी ने भी किया था, चाइना ने भी किया था, इंडिया और चाइना दोनों ने कर रखा था पंचशील सिद्धांत। तो ये बहुत दोस्ती का कह सकते हैं ना, दोस्ती का एक कह सकते हैं मुहर था, दोनों ने मुहर लगाया था कि दोस्ती पर अपने। तो ये 54 में, लेकिन 58 तक आते आते इंडिया का रिलेशनशिप क्या होता है, कहां पहुंच जाता है, कॉन्फ्लिक्ट वाले फेज में। यानी 4 साल के बाद ही इंडिया के रिलेशंस खराब होने लगे। कारण क्या था, कारण क्या था, तिब्बत। ठीक है, अब इसको समझिए ऐसा, तिब्बत वाज ए बफर स्टेट। अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिएगा, मैप देखिएगा, तो आप पाइएगा कि तिब्बत क्या है, बिल्कुल चाइना, इंडिया चाइना के बीच में है बिल्कुल तिब्बत। ठीक है, तो यहां पर तिब्बत जो है वो तिब्बत वाज ए बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है, या बफर कंट्री। बफर कंट्री का मतलब होता है वैसा कंट्री जो दो अलग अलग देश के बीच में सेटलमेंट करवा सकता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको कौन सा बफर स्टेट था, अफगानिस्तान। तो हमने अफगानिस्तान से दोस्ती कर रखी थी एक टाइम में, लेकिन हमारा रिलेशनशिप गड़बड़ा गया कब, सोच के देखिए, जब तालिबान आया था तो पहली बार। और तालिबान आया था तो आपको पता होगा हमारा प्लेन हाईजैक किया गया था और उसको कंधार ले जाया गया था अफगानिस्तान में ही। अगर हमारी दोस्ती होती किससे, अफगानिस्तान के साथ में, तो वो प्लेन कभी वहां लैंड नहीं करता। सोच के देखिए, तो हमें उसको जरूरत थी, हमें अफगानिस्तान की एज ए बफर स्टेट। बाद में हिंदुस्तान ने इसको रियलाइज किया था कि हमारा रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए। अभी आपको पता होगा तालिबान फिर से दोबारा आया अफगानिस्तान में, तो इसका जम के विरोध तो किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने यूएनओ में तालिबान का विरोध नहीं किया, क्योंकि हमें पाकिस्तान को चेक करने के लिए क्या चाहिए, अफगानिस्तान चाहिए। उसको बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, नहीं तो होगा क्या, वो हमारे बॉर्डर तक चला आएगा। आपके बुक में देखिए, बुक में देखिए, अगर मैप है इंडिया का तो उसमें देखिएगा तिब्बत का क्या पोजीशन होगा। ठीक, पेज नंबर निकालिए, देखिए पेज नंबर 70 में देखिए, इसी चैप्टर में है। वहां आपको नेपाल के ठीक ऊपर तिब्बत, ये पूरा चाइना में दिख रहा है। तो चाइना क्लेम करता है तिब्बत को भी अपने टेरिटरी के अंदर ही। ठीक है, वहां पर तो इट बफर स्टेट था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया और तिब्बत को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा ये पार्ट है। ठीक है, यहां प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहां के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो लोग प्रोटेस्ट किए इसका, चाइना के एग्रेशन, चाइना का इंटरफेरेंस का, और वहां लगा चाइना के इंटरवेंशन पर सवाल उठने लगा और धीरे धीरे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने लगा, उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। करते करते क्या हुआ, बहुत से लोग वहां से, जब उनको काफी सप्रेस किया गया, तो वहां से भाग के किधर आए, इंडिया की तरफ आए। उसमें एक स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा। दलाई लामा भारत में, और यहां पर ही गॉट व्हाट ही गॉट, पॉलिटिकल एसाइलम। दलाई लामा और बाद में उनके फॉलोअर्स भी और बहुत से लोग तिब्बत से उठ के यहां चले आए थे। ये सब लोग कौन थे, ये सब लोग कौन थे, वो वैसे लोग थे जो चाइना के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं कर रहे थे, चाइना के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो लोग यहां पर चले आए, उसकी अपनी पॉलिसी थी, वो चाहता था कि भाई तिब्बत को हम अपने कंट्री के पार्ट के रूप में दर्शाए, जबकि तिब्बत चाहता था कि हमको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा जो मिला हुआ है शुरू से दिया जाए। तो इस पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब देखिए यहां पर इंडिया के स्टैंड क्या था, इंडिया ने क्या किया, दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम दे दिया, यानी शरणागत दे दिया, शरण दे दिया। तो शरण दे दिया, इसका मतलब चाइना पर के मैसेज चला गया कि मेरा जो विरोध करेगा ना, उसका भारत क्या करेगा, वेलकम करेगा। यानी हम, दलाई लामा तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, चाइना ने क्या सोचा, दलाई लामा तो मेरे अगेंस्ट गया, और जो मेरे अगेंस्ट गया उसको इंडिया ने क्या किया, वेलकम किया और अपने जगह पॉलिटिकल असाइलम दे दिया कि भाई इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये मेरे शरण में है। ठीक है, तो उसको अक्षरदान दे दिया कि भाई दलाई लामा यहाँ रहेंगे। तो दलाई लामा और उनके जितने फॉलोअर्स थे, ये सब जाके कहाँ रहने लगे, धर्मशाला में, हिमाचल में। इस सब अभी वहां पर अपना स्पिरिचुअलिज्म, वहां पर उनका सेंटर बन गया। तो इसने एक क्लियर कट मैसेज, आप इसको कह सकते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, एक मैसेज चला गया चाइना के पास में कि इंडिया क्या कर रहा है, अपने साइड से ही
मेरा विरोध कर रहा है, क्योंकि चाइना पर वो चाहते थे बनाकर रखे दबदबा, और इंडिया क्या किया था, दलाई लामा को सपोर्ट कर दिया, वहां के लीडर को। तो चाइना तक ये मैसेज चला गया, रॉन्ग मैसेज था या राइट मैसेज था, ये उस वक्त की बात थी, लेकिन ये मैसेज चला गया। ये मैसेज क्या था कि भाई हम पॉलिटिकल असाइलम देंगे वहां के भागे हुए शरणार्थी को। ऐसे भी इंडिया बहुत लिबरल कंट्री रहा, और नेहरू जी बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान थे, वो दुख दर्द किसी का देख नहीं सकते थे, ये सही बात भी है। तो वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे और एक ऐसे आप फॉरेन मिनिस्टर थे जो बहुत इमोशनल थे, तो वो उनके परेशानियों को देख नहीं सके, इसलिए यहां पर पॉलिटिकल असाइलम दे दिया। अभी भी देखिएगा तिब्बत शरणार्थी आपको मिल जाएगा। लासा मार्केट गए हैं पटना में कभी? लासा मार्केट, तो वहां देखिएगा लिखा होगा उसमें पर तिब्बत शरणार्थी। तो वहां से जितने लोग भाग के आए ना, सब यहाँ पर शरण लिए, और वहां पर देखिएगा वो लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन शैली कैसा है। वहां पर आप देखिएगा लासा मार्केट में जाइएगा तो गांधी मैदान के आसपास है, या स्टेशन के आसपास शायद वो परमानेंट बना चुके हैं शेल्टर। हाँ, चाइना के टेरिटरी शुरू से इंडिपेंडेंट था, बट चाइना उसको ऑक्युपाई कर लिया। वो चाइना अपने नक्शे में दिखाता है। अब आ रहे, इस पर आ रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इंडिया को तिब्बत वाले मैटर पर क्या करना चाहिए था, ये उस वक्त का सवाल था। लेकिन आपको बताया कि नेहरू जी क्या थे, बहुत इमोशनल आदमी थे, वो प्रॉब्लम नहीं समझ पाए। तो एक तरफा कह सकते हैं इसका कि ये मैसेज चला गया कि इंडिया कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस्लाम में कर रहा है या तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है। और हमें भी कहीं ना कहीं यही था, अगर नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाए तो तिब्बत चाहिए था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, ताकि वो बफर स्टेट के रूप में काम कर सके। हालांकि हमने फ्रेंडशिप कर रखा था चाइना के साथ में, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ था कि हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं, तिब्बत को। हम चाइना के साथ ही थे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया ना, उसने एक मैसेज दे दिया कि हम तिब्बत वाले मैटर पर तिब्बत के लोगों के साथ हैं। ये मैसेज चला गया चाइना को। अब उसी दिन से चाइना के दिमाग में बात आ गई। 58 में आपका देखिएगा, 58 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। कहां पर 58 में कहां हुआ, आपने बुक में देखिए 58 में कहां प्रोटेस्ट, 58 में तिब्बत में प्रोटेस्ट हो रहा है। 58 ईयर 58 आप देखिए चाइना के अगेंस्ट क्या हो रहा है प्रोटेस्ट, निकालिएगा वहां पर, जहां पर तिब्बत दिया हुआ है। तिब्बत एक अलग से पोर्शन दिया, ये देखिए ये रहा। हाँ ठीक है, 58 1958 ईयर याद कीजिएगा। 1958 क्यों रिमार्केबल है, देखिए उसको क्यों रिमार्केबल है। 1958 ईयर क्यों रिमार्केबल है, व्हाई इट इज रिमार्केबल, क्यों इंपॉर्टेंट है। आर्म्स अप्रेजल हुआ था किसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। वहां के लोगों ने हथियार भी उठा लिया, रिवोल्ट किया, और बहुत से लोग वहां से भाग के चले गए थे, पॉलिटिकल असाइलम में थे, इंक्लूडिंग दलाई लामा। ठीक है, तो यहां पर क्लियर कट है कि यहां पर एक मैसेज चला गया चाइना तक कि भाई आप क्या हैं, आप इंडिया हमारे दोस्ती तो किया, लेकिन दोस्ती में क्या किया, उसने हमारे ही दुश्मन को सपोर्ट कर दिया, यानी उसको शरण दे दिया। तो एक मैसेज गया कहां पर, चाइना तक के मैसेज चला गया था। अब यहां पर क्या है, यहां पर से ही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। तो आपको हम क्या बताएं, 1958 केम इन द कॉन्फ्लिक्ट फेज। तो 1958 से जो रिलेशनशिप था, जो बहुत बेटर था, अब वो बिटरनेस की तरफ बढ़ गया। ठीक है, वो बढ़ गया। हालांकि इसमें बहुत सी चीजें आप देखिएगा, चाइना जबरदस्ती करता था, लोगों को मारता था, बहुत ज्यादा वहां पर कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जिसके कारण लोग भाग के आए थे। तो आपको बताया भी थे, नेहरू जी बहुत इमोशनल आदमी थे, उनसे ये परेशानी देखी नहीं गई, तो उन्होंने असाइलम दिया था। और भी कुछ कारण थे, इसको फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला फेज हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट फेज में याद कीजिएगा, पहले 54, उसके बाद 58, 4 साल बाद, और ये धीरे धीरे 4 साल के बाद फिर अगला जो तनाव आता है ना, वो था वर्स्ट पीरियड इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का। तो अभी तक देखिए पीस फेज, फिर देखिए कॉन्फ्लिक्ट फेज, और तीसरा फेज देखिएगा ये आएगा आपका वर्स्ट फेज। वर्स्ट फेज क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये वर्स्ट फेज हो गया, सबसे बुरा वक्त इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का, सबसे बुरा दौर, क्योंकि यहां पर चाइना ने अटैक कर दिया। नेफा अरुणाचल प्रदेश के थ्रू वो एंटर किया था हिंदुस्तान में। अब यहां पर 2-3 बातें क्लियर कर दें। चाइना ने यह अटैक किया तो लोग बोलते हैं क्योंकि इंडिया ने इंटरफेयर किया तिब्बत वाले मामले में,
कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। ये हम नहीं कहेंगे सिर्फ उसी कारण से अटैक किया गया था, ये वन ऑफ द फैक्टर्स था। एक कारण, बहुत से कारणों में से एक कारण था कि भाई तिब्बत वाला मैटर उसको पसंद नहीं आया और नेहरू जी के स्टेटस को उसने नीचा दिखाने की कोशिश की। तो नेहरू का बहुत स्टेटस था, बहुत नाम था, नेहरू जी अपने आप में बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। तो उनको, उनकी छवि को कम करने के लिए या उनको, उनके जो पॉलिसीज थी उनको चैलेंज करने के लिए इंडिया पर अटैक किया गया। और भी बहुत से मेजर कारण थे इसके बीच में। इंडिया का जो पावर था, एक मिलिट्री पावर, वो बढ़ रहा था। और आप देखिएगा इसमें आपके ही बुक में है कि वहां पर चाइना वाले बॉर्डर पर ना, वहां पर आर्मी नहीं थी, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो नेहरू जी कभी सोच नहीं सकते सपना में। देखिए प्रॉब्लम कब होता है, जब इधर से मिलिट्री खड़ी है, इधर से मिलिट्री खड़ी है, तब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ेगा आपका। एस्केलेशन क्या होता है, दोनों साइड से होता है ना, इधर से मिलिट्री भेज दिया, उधर से मिलिट्री भेज दिया, जैसे अभी हुआ था चाइना के साथ में। लेकिन उसमें क्या था, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां बॉर्डर को गाइड कर रहे थे और हमारे यहाँ मिलिट्री थी, आर्मी थी। तो कभी टेंशन हो ही नहीं सकता था। और नेहरू जी को लगता था कि सपने में भी कभी भी चाइना अटैक हम पर नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ चाइना क्या प्लान बना के बैठे हुआ था कि हम क्या करेंगे, जो नेहरू का जो इमेज है वो क्या करेंगे, उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, उसको हम टेंट करेंगे, डेंट कर देंगे। समझ रहे हैं, यानी उसके ऊपर धब्बा लगाएंगे। दाग अच्छे हैं, धब्बे बुरे हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर धब्बा लगाएंगे, दाग नहीं धब्बा। तो दाग के बाद मजबूत हो गया धब्बा। तो इंडिया के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की गई थी 1962 में। और चुन कौन से पीरियड, 1962 का। अब मुझे कोई बताइए कि 1962 का पीरियड ही क्यों चुना गया। आपको पहले भी हम बता चुके हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। पूरा वर्ल्ड का अटेंशन था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ। हाँ, पूरा वर्ल्ड उस वक्त परेशानी से जूझ रहा था, कौन से, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और उसी वक्त चाइना ने डिसाइड किया था इंडिया पर अटैक करने का। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी दोस्ती यूएसएसआर से थी, हमें यूएसएसआर का भी कोई मदद नहीं मिला, ना बाकी कंट्रीज का मदद मिला। और यहां पर देखिएगा 1962 में वार हो जाता है। और यहां पर वार होता है दो फेज में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में। तो वार यहां पर दो फेज में होता है। अब मुझे कोई भी बता दीजिए आप में से, फर्स्ट फेज कितने समय तक चलता है वॉर का? 1.5 महीना नहीं था, ध्यान दीजिए। आपके बुक में ही देखिएगा, ये बताइए मुझे कितना महीना चला, या कितने साल चला, या कितना महीना चला, कितना दिन चला। फर्स्ट फेज जब पहली बार चाइना ने 1 वीक का था, 1 हफ्ते का था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो अटैक था ना वो 1 वीक का था। 1 वीक, 1 वीक में क्या होता है, क्या इंडिया रिटेलिएट करता है? इंडिया रिटेलिएट नहीं करता है। 1 वीक तक ये हमारे नेफा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है, वहां पर एंटर कर जाते हैं, जिसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पर ये कब्जा, अभी भी अरुणाचल प्रदेश को चाहते हैं कि मिल जाए हमको। इधर लद्दाख वाला रीजन, इधर अरुणाचल प्रदेश वाला, वो अपने नक्शे में दिखाते भी हैं, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं वो। तो वो चाहते हैं दोनों भाई मेरे कब्जे में रहे, दोनों पर हम कब्जा करके रखें। तो वो अरुणाचल प्रदेश में घुस जाते हैं। अब देखिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश में घुसते हैं, 1 वीक तक रहते हैं, मतलब हमारा नुकसान करते हैं। और यहां पर तुरंत किसको रिटेलिएट करना चाहिए था? इंडिया को रिटेल करना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी क्या होते, ये नेहरू जी को इतना बड़ा झटका लगा, वो झटके से उबर नहीं पा रहे थे कि चाइना पर अटैक कर सकता है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को खोजिए। ठीक है, उस वर्ड को खींचिएगा, शब्द है वहां पर। ठीक है, उस वर्ड को खोजिए और वहां पर देखिएगा कि यहां पर क्या है। नेहरू जी सपने में नहीं सोच सकते थे कि चाइना कभी उन पर अटैक कर सकता है। He never imagined. नेहरू जी क्राइड इन पब्लिक, वो तो है। नेहरू जी को बाद में रियलाइज होता है जब उनकी छवि पूरी बेकार हो जाती है। मतलब अब इसमें पहला सेकंड चैप्टर जो पढ़ा है ना आपको, 3rd चैप्टर, वो भी जुड़ेगा अब इसके साथ में, इस टॉपिक के साथ में। अब सुनिए, कांग्रेस का जो पतन होता है 1967 के बाद में, इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स इसमें। तो अभी पढ़ा है ना 1967 तक, थर्ड चैप्टर आपका, 3rd चैप्टर में यहां क्या पढ़ाए थे। आखिर इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद। पहले फेज में जब अटैक होता है, तो पहले फेज में मुझे दीजिए, पहले फेज में अटैक होता है तो यहां पर रिटेलिएशन नहीं मिलता है। वो आते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, जब नुकसान कर देते हैं तब तक रियलाइज होता है गवर्नमेंट को, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जब तक कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा सेना भी कार्रवाई नहीं करेगी। तो 1 हफ्ते के बाद हम स्टेप उठाते हैं क्या करने का, कार्रवाई करने का। और उस 1 हफ्ते में हम रिटेलिएट करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
वो फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, यूनिलैटरल सीज फायर कर देते हैं, या जहां तक है वहीं पर रुक जाते हैं। और ये घटना बहुत शर्मनाक घटना थी इंडिया के लिए। इंडिया पर एक धब्बा बन गया कि ये देश चाइना से हार गया, ठीक है। और उसी वक्त से नेहरू जी की जो छवि थी ना, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गया, मतलब कि बिल्कुल गिर गई छवि, दो लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गिरी और डोमेस्टिक लेवल पर भी, ठीक है, समझ रहे हैं। और चाइना ने क्या किया, जो यूनिलैटरल स्टेप उठाया, उसने शो किया कि इंडिया का स्ट्रेंथ कितना है। और आप देखिएगा कि सेकंड फेज में क्या हो रहा है, जैसे यूनिलैटरल आपका लड़ाई खत्म हो रही है, अपने साइड से चाइना रोक दे रहा है, उसी वक्त देखिएगा कि बहुत से मिलिट्री लीडर्स ने रिजाइन दे दिया था। देखिए उसमें, देखिए बुक में है, देखिए उसमें, देखिए ना उसमें, यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे नेहरू जी के, आईएएस अधिकारी थे, उन लोगों ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दिया था ना भाई, हिंदी चीन भाई, भाई हिंदी चीनी भाई, भाई का नारा लगता रहा एक हफ्ते तक। गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रहा था कि गवर्नमेंट, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे थे ना कि चाइना अटैक कर रहा है। तो ये शो करता था उस वक्त गवर्नमेंट की अदूरदर्शिता, कि गवर्नमेंट इस लेवल तक सोच भी नहीं पा रही है कि हमारे कंट्री पर अटैक हुआ है और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि चाइना अटैक कर दे। और जब तक आपका भरोसा टूटा, बहुत नुकसान हो चुका था, समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या, सैनिकों का नुकसान नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था आपका मॉरल जो था वो डाउन हो गया, कंट्री का मॉरल डाउन हो गया। और साथ ही साथ आप देखिएगा इसी कारण क्या होता, बहुत से लोगों ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया, बहुत से मिलिट्री लीडर्स ने रिजाइन किया था कंट्री के अंदर। तो सवाल है कि सोसाइटी में क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा कि भाई हार के लिए, देखिए गवर्नमेंट तो आएगी जाएगी, आप सोसाइटी में अगर मिलिट्री कमांडर रह रहा है तो उसको सोसाइटी वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे ना, भाई तुम्हारे रहते हिंदुस्तान कैसे हार गया। तो शर्म के मारे कहिए या कहिए कि गुस्से में उसने रिजाइन कर दिया। बहुत से मिलिट्री लीडर्स ने रिजाइन किया था। शर्म की बात ये थी कि भाई देखिए, एक होता है कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, एक अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों में कैपेबिलिटी रहते हुए उन्हें क्या नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। तो इंडिया के हार का मुख्य कारण गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उतने लेवल तक सोच नहीं सकी कि भाई चाइना भी अटैक कर सकता है। तो आपके जो बुक में है वो साफ साफ ये लिखता है कि नेहरू का स्टेटस जो था ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर, दोनों लेवल पर गिर गया, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड फेज में क्या होता है। सेकंड फेज में यूनिलैटरल सीज फायर होता है, हालांकि नुकसान पहुंचा चुके थे। हाँ पूछिए सपना, बोलो। गवर्नमेंट किसका था, तो फिर क्या बात कर रहे हैं, रिजिम में तो वही थे ना। किरकिरी तो होगी ना, 62 में रिजिम तो कांग्रेस पार्टी की चलता, डोमिनेशन तो कांग्रेस पार्टी का था, विजन तो नेहरू जी का ही चल रहा था। नेहरूवियन पॉलिसी आपको शुरू बता चुके हैं कि जो भी फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाया उसको नेहरूवियन पॉलिसी बोलते हैं। तो नाम किसका खराब होगा, नेहरू जी का ना। तो पता ही नहीं चल रहा भाई कब तक चल रहा है। तो आप वो रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी पॉलिसी चल रही है तो नाम उन्हीं का होगा। और उस वक्त कांग्रेस का रिजिम था, ठीक है। तो छवि को नुकसान पहुंचा ही। तो सेकंड फेज में ऐसे सबसे बड़ी नुकसान कांग्रेस पार्टी को चले। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अगर कोई पूछे आपसे कि आउटकम क्या था, इंडो चाइना वॉर का आउटकम क्या था, तो क्या क्या बताइएगा। सबसे पहले हम आ रहे हैं 3 आउटकम पर। आउटकम यहां पर 2 लेवल पर था, एक था आपका डोमेस्टिक लेवल पर आउटकम क्या क्या हुआ। डोमेस्टिक लेवल पर क्या था, पहली बार कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की बिगेस्ट पार्टी थी, जिस पर सब लोग भरोसा करते थे, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। इट वाज द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। कॉन्फिडेंस, पहली बार जिस सरकार पर सबको भरोसा था उसके अगेंस्ट अविश्वास, भरोसा नहीं है, ये पारित करने की कोशिश की गई, लाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। जिस गवर्नमेंट पर आजादी के पहले से, यानी जो पार्टी पर आजादी से पहले से भरोसा था, वो गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है, उस पर भरोसा नहीं रहने का आरोप लगाया गया और एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एक पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा आउटकम, यहां पर कांग्रेस पार्टी
ये छवि बिल्कुल धीमिल होने लगी। और क्या होता है, ये बाई इलेक्शंस, बहुत से स्टेट्स में बाई इलेक्शंस हुए थे, यानी कोई आदमी अगर कोई नेता मर गया उसके बदले में इलेक्शन, उसकी जगह पर इलेक्शन हो गया, तो बहुत से बाई इलेक्शंस में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई। तो बाई इलेक्शंस का रिजल्ट जो आया, सो बाई इलेक्शंस वर सरप्राइजिंग, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था। बाई इलेक्शंस क्या थे, सरप्राइजिंग थे किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार जाती है। और 1967 में आपको सबको पता है कि इसका इफेक्ट दिखा कहां पर, 1967 में, जब कांग्रेस पार्टी का सत्ता डोमिनेशन खत्म हो जाता है। तो पहले ही सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़े थे ना, 51 से लेकर हम क्या पढ़े थे, 51 से लेकर 67 तक कांग्रेस डोमिनेशन रहा था। तो कांग्रेस डोमिनेशन अचानक से खत्म नहीं हुआ था। 51 से 67 पढ़े थे ना, 51 से लेकर 52 से लेकर पढ़े थे ना 67 तक। तो इसमें कांग्रेस डोमिनेशन क्या हुआ था, रहा था, और 67 में खत्म हो गया। तो अचानक से नहीं खत्म हुआ। देखिए, कोई भी जब मेजर घटना घटती है ना, तो उसके पीछे इमीडिएट कारण नहीं होता है, तो बहुत से कारण, छोटे छोटे कारण मिलकर एक बड़ा कारण बन जाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा था, क्योंकि कांग्रेस के रिजिम में ही भारत की छवि बहुत खराब हो गई थी। कांग्रेस के शासन काल में ही भारत को शिकस्त मिली थी चाइना से, ठीक। और ये हुआ था बिकॉज ऑफ नेहरूवियन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी रहा था उनके कारण। तो बाई इलेक्शंस पर सरप्राइजिंग, जिसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है। और क्या आउटकम होता है यहां पर, यहां पर ये तो हो गया, एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन हो गया। लीडर्स रिजाइन कर देते हैं, यहां पर बहुत से मिलिट्री लीडर्स रिजाइन कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मिलिट्री लीडर्स या ऑफिसर्स रिजाइंड ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर स्केल पर वो सब इतने दुखी थे। क्यों दुखी थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम हार गए इस कारण कि हमको मौका नहीं मिला। दो कारण होता है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने का मौका ही नहीं दिया, आप तैयारी करके बैठे हुए थे और आपको मौका ही नहीं दिया गया और रिजल्ट दिखा दिया, फेल हो गए आप। और एक होता है कि आप तैयार नहीं किए गए, फेल हो गए। तो इंडिया पूरी तरह तैयार था हर तरीके से, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री भी, लेकिन यहां पर इंडिया को मौका ही नहीं दिया गया, सैनिकों को हरी झंडी नहीं दी गई, एक हफ्ते तक उनको रोक के रखा गया, ठीक है। या अभी तक डोल्ड्रम में रहे लोग, फिक्स उलझन में रहे कि भाई करें ना करें, और जब तक मैं तब तक देर हो चुकी थी, ठीक है। तो ये हो गया कि मिलिट्री लीडर्स भी रिजाइन कर दिए, क्योंकि वो उनके छवि को काफी नुकसान पहुंचा था। और पॉलिटिकल लेवल पर एक बात और हुई थी, फाइंड आउट कीजिए, पॉलिटिकल लेवल पर एक और बात हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर एक बात हुई थी पॉलिटिकल लेवल पर, यह आपको पता करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ क्या हुआ था, क्लोजर टाइज थे या नहीं थे, क्लोजर टाइज थे। आपको पढ़ाया ना पहले भी कि कहीं कहीं कांग्रेस ने क्या किया था, कोलिशन किया था अलग अलग पार्टियों के साथ में, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाती है ना, टूटता है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए कितने दो पार्टी में टूटता है कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीआईएम में, तो यहां पर तक जो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाती है और ये दो पार्टी बढ़ जाती है, और यहां पर एक प्रो चाइना बन जाता है जो चाइना को अभी भी सपोर्ट कर रहा था, और एक होता है प्रो रशियन जो चाइना को अपोज कर रहा था, ठीक है। तो देयर वाज स्प्लिट इन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट हो जाता है, मतलब इसको अलग पार्टी में सीपीआईएम बन जाती है, ठीक है। तो एक बन जाता है प्रो चाइना और एक बन रशिया, यानी एक चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, आज भी वो कहते थे कि नहीं इंडिया ने नहीं, चाइना ने इंडिया ने अटैक किया है या इंडिया ने मौका दिया है। और दूसरा था जो प्रो रशियन से, जो रशिया वाले सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये हुआ, सीपीआई पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, नई पार्टी बन जाती है, सीपीआई से अलग होकर। प्रो रशियन वाले कौन है, देखिए पता कीजिए, सीपीआई में, और सीपीआईएम बन गया आपके कौन वाला, चाइना वाला, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आउटकम थे, ये थे डोमेस्टिक लेवल पर आउटकम थे, ये सारे आउटकम क्या थे, एट द डोमेस्टिक लेवल, ये आउटकम सारे डोमेस्टिक लेवल पर ही आउटकम थे, ठीक है। ये सारे आउटकम क्या थे, एट द डोमेस्टिक लेवल, ये समझ गए। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उसके बाद बाई इलेक्शंस वर सरप्राइजिंग, किसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है।
फिर मिलिट्री लीडर्स को रिजाइन करना पड़ जाता बड़े पैमाने पर। यही नहीं, बड़े बड़े लीडर्स भी थे जो जो कांग्रेस गवर्नमेंट में थे, भी रिजाइन कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस। और सीपीआई में टूट फूट पड़ जाती है और एक अलग सीपीआई-एम बनता है, एक चाइना को सपोर्ट करता है और दूसरा रशिया को। और बताइए, सपोर्ट करने के बेसिस पर। तो यहां पर बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सारे डोमेस्टिक लेवल का आउटकम था, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल का आउटकम था। अब एक बात बताइए, इंटरनेशनल लेवल पर आउटकम क्या रहा होगा? ये तो हम कंट्री के अंदर झेल रहे थे युद्ध के बाद। युद्ध के बाद में ये जो आउटकम अभी तक हम दिखाए हैं कहां पर? डोमेस्टिक लेवल पर। अब आपको दिखाए जा रहे हैं आउटकम ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पर आउटकम क्या रहा होगा? इंडिया का जो पोजीशन था, स्टेटस था वर्ल्ड लेवल पर, वो क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहला आउटकम क्या होगा? डिक्लाइन इन इंडियाज पोजीशन, ठीक है। इंडिया का जो पोजीशन है, स्टेटस है, उसमें गिरावट आई। पहला, ये बहुत बड़ा धब्बा था ना कि कोई, देखिए, कोई कंट्री हारा हुआ कंट्री है तो हारे हुए कंट्री को कोई इज्जत नहीं देता है। ये हकीकत बात है। सब लोग क्या है, उगते हुए सूरज को पूछते हैं, डूबते हुए किसी को नहीं। तो जो हार गया कंट्री, उसकी इज्जत ऑटोमेटिकली क्या होती है? बेचारा वाली हो जाती है, ठीक है। तो जो बेचारा हो गया वो हो गया कमजोर। तो यहां पर है कि चाइना के कारण क्या हो गया, हमारी जो स्थिति थी ना, जो हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, हमको झटका लग गया, या हमारी स्टेटस क्या हो गई? कम हो गया। दूसरा क्या हुआ इंटरनेशनल लेवल पर? और क्या हुआ होगा? ठीक है। तो अभी तक हम डिसाइड किए थे कि हम किसी के खेमे में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमको झटका लगा तो हम क्या किए? किसकी तरफ बढ़ना शुरू किए? हम बढ़ना, इंडिया अप्रोच्ड, जो इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम किसी कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिया अप्रोच्ड फॉर, अब एक बात और जानिए, यहां पर आपके बुक में क्या लिखा? अमेरिका एंड ब्रिटेन लिखा है ना, अमेरिका ब्रिटेन लिखा है, देखिए, यूएसए लिखा है, यूएसएसआर लिखा है, होगा नहीं। आपके बुक में क्या लिखा है? आपके बुक में क्या लिखा है? वेदर इट इज यूएसएसआर और यूएस? अमेरिका है ना, यूएस है ना। तो यहां पर क्वेश्चन ही उठता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि अमेरिका की दोस्ती, इंडिया की दोस्ती किससे थी? यूएसएसआर से थी। तो यूएसएसआर की तरफ क्यों नहीं देखा? यूएसएसआर की तरफ भी देखा, लेकिन एक बात यह था कि युद्ध के समय में एक तो चल रहा था कौन सा? क्यूबन क्राइसिस, और दूसरा था, आपको पता होना चाहिए, चाइना और जो रशिया है वो दोनों एक ही नाव पर सवार थे इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। सोशलिज्म दोनों में प्रमोट कर रखा था। तो दो कंट्रीज, देखिए, पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था आइडियोलॉजी के बेसिस पर। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि रशिया खुल के सपोर्ट करता किसका? इंडिया का, या खुल के अपोज करता किसका? चाइना का। तो एक कारण यह भी था कि हमको देखना पड़ा किसका, जो कंट्रीज नाटो की तरफ हम देखना नहीं चाह रहे थे, उस कंट्री की तरफ हमको देखना पड़ा, अप्रोच करना पड़ा फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। अब उनसे हथियार लें या उनसे ट्रेनिंग लें या अपने आप को अपग्रेड करें। ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और यही से मौका मिल जाता है किसको? अमेरिका को, हमारे कंट्री में एंट्री मारने का, ठीक है। समझ रहे हैं? उस वक्त स्थिति और खराब, एक युद्ध झेले, दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया कब? 1905 में, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया? दूसरा युद्ध से हम तैयार थे, तो यहां पर इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। तो एक मिनट रुकिए। तो आउटकम क्या? इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि खराब हुई, इंडिया ने अप्रोच किया यूएसए को, और यूएसए गॉट चांस। क्यों हो रहा है सब मेरे भाई? तो यहां पर नेक्स्ट क्या है? डोमेस्टिक लेवल पर क्या इफेक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ा
यहां पर देख सकते हैं इंडिया के पोजीशन को डिक्लाइन हुआ। वर्ल्ड में जो उसकी हैसियत अभी तक बनाया था आजादी के बाद, आजादी के बाद जो इंडिया की स्थिति बनी थी, वो कह सकते हैं कि अलग से एक लीडर बन के उभर रहा था, अलग से लीडर बन गया था ना। तो आप देखिएगा कि इंडिया क्या था, लीडर था कहां पर, नाम कंट्री के ग्रुप में इंडिया लीडर बन के उभरा था। एक अलग ग्रुप बन चुका था जिसमें इंडिया लीडर बन रहा था, और ये बात चाइना को पसंद नहीं आ रही थी। एक कारण ये भी था, आउट ऑफ जेलसी उसने अटैक किया था। तो बहुत से कारण थे, आपको बताया कि तिब्बत वाला एक कारण था। देखिए, तो कह सकते हैं कि तिब्बत अगर नहीं होता तो हो सकता है कि चाइना अटैक नहीं करता, लेकिन यह भी हो सकता है कि चाइना हर हालत में अटैक करता है, क्योंकि उसको इंडिया का जो बढ़ता हुआ कद था ना वो पसंद नहीं आ रहा था। तो दे वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मौका ढूंढेगा ना। दोस्त में भी कंपटीशन नहीं होता है, होता है दोस्त में कंपटीशन होते होते जेलस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझे ना। एक दोस्त फेल होता है तो दुख होता है ना, और दोस्त टॉप कर जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो क्या है ये, है ना। देखिए ना कि दोस्त आपका अगर टॉपर हो जाए तो ज्यादा दुख होता है, तो दोस्त होते हुए भी ज्यादा टॉपर हो गया वो। तो यही सिस्टम यहां भी काम कर रहा था। यहां पर चाइना इंडिया दोनों दोस्त था, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया टॉप पर जा रहा था तो दुख किसको होगा, कि पक्के मित्र को होगा ना, चाइना को। तो ज्यादा दुखी हो गया वो, समझ रहे। तो ज्यादा दुखी हो गया और उसने इंडिया के स्टेटस को नीचे गिराने की सोचने लगी। तो तिब्बत ने मौका, तिब्बत जो इंसिडेंट था, इट वाज इंसिडेंट दैट गिव अपॉर्चुनिटी टू चाइना। उसने चाइना को मौका दे दिया कि आप भी इंडिया को सबक सिखा दीजिए इस मामले पर। आप कम से कम कह सकते हैं कि आपने तिब्बत वाले मैटर पर क्यों हेल्प नहीं किया, या हमारा साथ नहीं दिया, उल्टे हमारे दुश्मन को असाइलम दिया, तो हम भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, मौका दे दिया। तो इट वाज आउटकम। तो इंटरनेशनल लेवल पर और भी आउटकम्स हो सकते हैं, अभी अभी 3 ही आउटकम करेंगे इस पर। ठीक है, क्लियर है। और कोई आउटकम है ऋषभ, और कोई आउटकम है? अभी तक 3 इंटरनेशनल, अभी तक देखे हम लोग डोमेस्टिक, इसके पहले देखे ना हम लोग, अभी तक हम लोग क्या देखे, डोमेस्टिक आउटकम देखे। ये डोमेस्टिक आउटकम था, मतलब घर के अंदर क्या क्या इसका परिणाम हुआ 1962 के बाद में। और इसके अलावा ये भी था, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ। देखिए, वॉर के बाद में स्थिति अच्छी नहीं होती है, मॉरल डिग्रेडेशन तो हुआ ही, मिलिट्री का भी, सिटीजन्स का भी, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया कुछ लेवल तक। ठीक है, बताइए और कुछ होगा इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर आउटकम। So far we discussed decline India's position on the world level, India approached USA Britain for military assistance, और तीसरा था अमेरिका को भी मौका मिल गया कि भाई इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लेवल पर एंटर कर सकता है इंडिया। अभी तक पूरी तरह रशिया से दोस्ती निभा रहे थे, अभी अमेरिका को इग्नोर मारे हुए थे। क्या यही है ना, और कुछ हो सकता है? सोवियत यूनियन इस मामले में न्यूट्रल रहा था, यानी कुछ हद तक हमें यह बात समझ में आ गई कि अगर हम सेल्फ रिलायंस, हमें कोई नहीं बचा सकता है, चाहे वो हम किसी के साथ दोस्ती रखें। तो नाउ इट वाज वेरी क्लियर, यहां पर बहुत क्लियर था, बहुत क्लैरिटी थी। तो इंडिया लुक टुवर्ड्स यहीं से इंडिया किसकी तरफ देखने लगा, सेल्फ रिलायंस की तरफ। मतलब अपने आप को पहले आत्मनिर्भर बनाइए। अभी तक क्या था, हमारा दोस्त कौन है, यूएसएसआर है, ठीक है, हमको जरूरत नहीं है, इंटरनली दोस्ती किए थे, या हमको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे कहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए थे। इंडिया को लग गया कि भाई संकट की स्थिति में जब इमरजेंसी आएगा ना तो कोई साथ देगा, तो हमको मिलिटरली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो इसके लिए अभी जिसकी मदद चाहिए ना हम ले लेंगे, भले वो किसी आइडियोलॉजी का हो। इसलिए अमेरिकन को साथ का हमने साथ पकड़ लिया उस वक्त, जबकि हम दिल से क्या थे, सोशलिस्ट को अपनाए, सोशलिज्म को अपनाए हुए थे। कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर था ना दिल से कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, तभी तो हमने इंपॉर्टेंस दिया था। हाँ ठीक है, हाँ हाँ आया ना। तो कहने का मतलब क्या, इसका इमीडिएट आउटकम क्या था, तो जिधर इंडिया को भी समझ आ गया कि देयर इज नो, सुनो, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक बात क्लियर था कि सब लोग वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ काम करते हैं। चाइना जब तक दोस्त था, जब तक कि हम तिब्बत वाले मामले पर कुछ नहीं बोल रहे, जैसे हमने तिब्बत वाला मामला हल्का से उठाया या कुछ भी हो, तुरंत दुश्मन बन गया हमारा, और दुश्मन बन गया नंबर 1 दुश्मन। यानी कोई भी हमारे
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना परमानेंट दोस्त हो सकता है और ना दुश्मन हो सकता है। ये बात इंडो चाइना वॉर ने हमको सिखा दिया था। इसीलिए इंडिया बढ़ गया किसकी तरफ? सेल्फ रिलायंस की तरफ, यानी आत्मनिर्भरता की तरफ। तो हम देख चुके हैं दो आउटकम था, एक था इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरा था कौन सी लेवल पर? दूसरा था डोमेस्टिक लेवल पर। दोनों लेवल पर आउटकम निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए? तो आज हम 2-3 टॉपिक क्लियर किए, आउटकम देख लिए। फिर इसके पहले देखिए वार 2 फेज में आया। फिर इसके पहले देखिए इंडो चाइना रिलेशनशिप का 2 फेज था, एक पीस वाला, कॉन्फ्लिक्ट वाला, तीसरा फेज भी था वर्स्ट फेज, जिसमें वॉर होता है। ठीक है, और हम देख चुके हैं उसके पीछे इंडिया का क्या रोल रहा है, कैसे लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कैसे वो यूनिटी प्रोवाइड करता है सबके बीच में। ठीक है, चलिए, ठीक है। फिर आज के लिए इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में इसको रिज्यूम कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। थैंक यू।